जय हिंद। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और एयर पॉल्यूशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में। ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं इनको भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स भी बुलाया जाता है या सिंपली इनको बीएस नॉर्म्स भी बुलाया जाता है। सवाल आता है कि ये बीएस नॉर्म्स होते क्या हैं। हमारी सरकार व्हीकल पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को लेके आई। ये जो व्हीकल पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स लाए गए इन्हीं को क्या बुलाया जाता है, इन्हीं को भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स बुलाया जाता है, इन्हीं को बीएस नॉर्म्स बुलाया जाता है। ये जो बीएस नॉर्म्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। लीगली एनफोर्सेबल है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इनके साथ में कंप्लाई नहीं करेगा तो उसको एडिक्वेटली पनिश किया जाएगा। बेहद सिंपल। बीएस नॉर्म्स क्या होते हैं, हमारी कंट्री में जो व्हीकल पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स या बीएस नॉर्म्स बुलाया जाता है। ये जो बीएस नॉर्म्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। ये जो बीएस नॉर्म्स हैं इनको फ्रेम किसने किया, इनको तैयार किसने किया, इनको तैयार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया। बीएस नॉर्म्स को फ्रेम किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किया। और ये जो बीएस नॉर्म्स हैं इनको इंप्लीमेंट कौन करता है, इनको इंप्लीमेंट सीपीसीबी करता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इंप्लीमेंट करता है बीएस नॉर्म्स को। ये जो बीएस नॉर्म्स हैं इनकी हमारे कंट्री में कहानी क्या रही है। सबसे पहली बार BS1 को इंप्लीमेंट किया गया 2000 में। BS1 को कब इंप्लीमेंट किया गया, 2000 में इंप्लीमेंट किया गया। BS2 को कब लाया गया, 2005 में लाया गया। BS3 को कब लाया गया, 2010 में लाया गया। BS4 को कब लाया गया, 2017 में लाया गया। BS5 को हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, BS5 को हमने पूरे तरीके से स्किप कर दिया। और BS6 जो कि आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड हैं उनको कब लाया गया था, उनको 2020 में लाया गया था। और प्रपोज्ड ये है कि जो BS7 हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026-27 में। आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड कौन से हैं, BS6 नॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड हैं। ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इनको कब लाया गया, 2020 में लाया गया था। इनको लाने के पीछे की कहानी क्या है, अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अप्रैल 1, 2020 से कोई भी BS4 नॉर्म्स वाला जो व्हीकल है उसकी सेल नहीं की जाएगी, उस पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड बैन ऑन द सेल ऑफ BS4 व्हीकल्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि देखो अप्रैल 1, 2020 लास्ट डेट है, डेडलाइन है। इसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ BS6 एमिशन नॉर्म्स वाले व्हीकल्स को ही सेल करेंगे। और फिर अप्रैल 1, 2020 से इंप्लीमेंट हुए BS6 नॉर्म्स। सवाल आता है कि ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इनका फायदा क्या है। देखो जितने भी BS नॉर्म्स हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, वैसे वैसे इंजन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, वैसे वैसे पॉल्यूटेंट्स का जो लेवल है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। BS6 नॉर्म्स की कहानी क्या है, देखो जो BS6 इंजन्स होते हैं वो PM 2.5 को एमिट तो करते हैं लेकिन एमिट करते हैं विद इन द रेंज ऑफ 20 to 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, जो कि BS4 इंजन्स के कंपैरिजन में बेहद कम है। तो PM 2.5 में रिडक्शन देखने को मिला है। ये जो BS6 इंजन्स हैं इनमें से जो सल्फर का अमाउंट रिलीज होता है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। BS4 इंजन्स में से लगभग 50 पार्ट्स पर मिलियन जितना सल्फर जो है वो रिलीज होता था, लेकिन BS6 इंजन्स में सिर्फ 10 ppm जितना सल्फर जो है वो रिलीज होता है। ये जो BS6 इंजन्स हैं इनमें अगर डीजल इंजन्स की बात करें तो डीजल इंजन्स में से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो एमिशन है
उसमें 70% रिडक्शन देखने को मिला है और पेट्रोल इंजन्स में 25% तक का रिडक्शन देखने को मिला है। ये जो BS6 इंजन्स हैं इनमें फ्यूल का जो कंबक्शन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इनके तहत जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोला गया है कि आप हर एक व्हीकल में 3 टाइप के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करोगे जो कि मदद करते हैं एमिशंस को लोअर करने में। कौन कौन से 3 टाइप के इक्विपमेंट्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम को। ये जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम है इसके थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो एमिशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। और तीसरा लीन नाइट्रोजन ऑक्साइड स्ट्रैप LNT। कार मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया कि आप हर एक व्हीकल में 3 टाइप के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करोगे ही करोगे और ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये एमिशंस को लोअर करने में मदद करते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, दूसरा सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम और तीसरा लीन NOx स्ट्रैप। इसके अलावा ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इसके तहत इंडिया में सबसे पहली बार रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्टिंग के तहत व्हीकल्स से जो एमिशन रिलीज हो रहा होता है उसको एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशंस में मेजर किया जाता है। तो रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्टिंग को भी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके अलावा ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक को भी मैंडेटरी किया गया सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक का मतलब कि जो ऑटोमोबाइल है वो रियल टाइम में डायग्नोस कर सकता है कि एमिशंस का स्टैंडर्ड क्या है। बेहद सिंपल, ये जो BS6 नॉर्म्स हैं ये अपने आप में सिग्निफिकेंट हैं व्हीकल पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के तौर पे। अगर मोटा मोटा देखें तो BS6 इंजन जो है वो PM 2.5 को एमिट तो करता है, लेकिन एमिट करता है सिर्फ विद इन द रेंज ऑफ 20 to 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये जो BS6 इंजन है इसके थ्रू सल्फर का जो अमाउंट रिलीज होता है उसमें भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है। सिर्फ 10 ppm जितना जो है सल्फर रिलीज होता है। डीजल इंजन्स के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को जो एमिशन है उसमें 70% रिडक्शन देखने को मिला है और पेट्रोल इंजन्स में 25% रिडक्शन देखने को मिला है। ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इसके तहत कार मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है कि आप 3 टाइप के इक्विपमेंट्स को हर एक व्हीकल में इंस्टॉल करोगे। कौन कौन से? एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर को, दूसरा सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम को और तीसरा लीन NOx स्ट्रैप को। ये जो BS6 नॉर्म्स हैं इनके थ्रू सबसे पहली बार रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्टिंग है इसके तहत व्हीकल्स कितना एमिशन कर रहे हैं उसको एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशंस में मेजर किया जा सकता है। और लास्ट, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक को मैंडेटरी किया गया है सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, BS नॉर्म्स की कहानी क्या है, होपफुली वो आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, CAQM के बारे में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है इसका मतलब क्या है कि इसको किसी एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया होगा। और वो एक्ट कौन सा है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट ऑफ 2021। इस एक्ट के तहत ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसको स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था? एयर क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है NCR वाले रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन वाले एरिया में एयर क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है
उसको सॉल्व करने के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर रिसर्च, बेटर आइडेंटिफिकेशन और बेटर रेजोल्यूशन स्टैब्लिश करने के लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया, इस बॉडी को काम दिया गया। बेसिकली इस बॉडी का काम है टू टेक एक्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज विच इम्पैक्ट द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं उनका सॉल्यूशन, उनके रिगार्डिंग रिसर्च, उनके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन, उनके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो CAQM है इसकी पावर्स क्या है? पावर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को खराब करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ये बॉडी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन इम्पैक्टिंग एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करने वाले जितने भी रीजंस हैं उन पे इन्वेस्टिगेट करना, उन पे रिसर्च कंडक्ट करना, ये भी काम किसका है? इस बॉडी का है। प्रिपेयर गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इश्यू करना है, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? इस बॉडी की है। ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स बाय द कमीशन आर बाइंडिंग इन नेचर। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, अगर ये कोई भी डायरेक्शन इशू करेगी, अगर ये कोई भी ऑर्डर इशू करेगी, तो जिसको ये डायरेक्शन इशू की गई हैं, जिसको ये ऑर्डर इशू किया गया है, उसके ऊपर ये बाइंडिंग होने वाले हैं। एंड द कमीशन इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये जो कमीशन है ये सीधे सीधे किसको जवाब दे है? ये सीधे सीधे किसको जवाब देती है? पार्लियामेंट को जवाब देती है। इतनी बढ़िया बॉडी स्टैब्लिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो दिल्ली में पॉल्यूशन की सिचुएशन क्या है। ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन देखने को मिलता है, और ये जो चेयरपर्सन होता है ही शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी रैंक का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसको चेयरपर्सन बनाया जाता है। चेयरपर्सन जो है वो 3 साल के लिए या फिर मैक्सिमम 70 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए होता है, जो भी इन दोनों में से पहले आ जाए। चेयरपर्सन के अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरीज या फिर सेक्रेटरीज ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बेसिकली जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, उनके चीफ सेक्रेटरीज या फिर सेक्रेटरीज जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स देखने को मिलते हैं ये कहाँ से आते हैं? एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आता है, दूसरा इसरो से आता है, और तीसरा नीति आयोग से आता है। और 3 मेंबर्स जो हैं वो NGO से लिए जाते हैं। हालांकि कहने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास में बॉडी है जिसका काम है दिल्ली के पॉल्यूशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना, लेकिन काम कितना खूबसूरत कर रही है ये बॉडी, ये आप खुद ही समझ सकते हो, ये आप खुद ही देख रहे हो। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। देखो ये जो 1986 का एक्ट है इसकी कहानी क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के आने से पहले तक एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे लॉज जो है वो आइसोलेशन में देखने को मिलते थे, लेकिन कोई एक फोकस्ड अप्रोच नहीं थी। और इसी बैकड्रॉप में 1972 में यूनाइटेड नेशन की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है इसने बोला था कि अगर किसी भी कंट्री को एनवायरनमेंट कंसर्न्स को एड्रेस करना है तो यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल लॉज होने चाहिए। तो एक तो यूनाइटेड नेशन की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल लॉज होने चाहिए, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज होते थे लेकिन आइसोलेशन में होते थे, यूनिफॉर्म नहीं होते थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। आर्टिकल 48A DPSP और आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी, दोनों में ही बात की गई है
कि हमें फॉरेस्ट को, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, इंप्रूव करें और उसका ध्यान रखें। इनफैक्ट दुनिया भर में और कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है। और इस सभी के बैकड्रॉप में फाइनली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को लाया गया। अच्छा, अगर आपको याद हो, इससे जस्ट 2 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी भी देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें कल्मिनेट हो रही थी और उसका रिजल्ट क्या निकला? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, इसको लाया गया अंडर आर्टिकल 253। ये जो आर्टिकल 253 है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। आर्टिकल 253 के बारे में फॉर श्योर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे पॉलिटी के सेशंस बने हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सभी एप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकती है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए 2022 में। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। और ये अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं? देखो, करंटली जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई एनवायरमेंटल वायलेशन करेगा तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, या उस पर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीजें की जा सकती हैं। और अगर वायलेशन कंटिन्यू रहेगा तो एडिशनल फाइन लगाया जाएगा 5,000 रुपए पर डे। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे जेल का जो टर्म है वो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। करंटली हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, वो क्या कहता है कि अगर कोई एनवायरमेंट को वायलेट करेगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज को वायलेट करेगा, तो उसको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है, या 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है। अगर वायलेशन कंटिन्यू रहेगा तो हर दिन 5,000 रुपए एडिशनल फाइन देना होगा। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे जेल टर्म जो है वो 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है, इसको रिप्लेस किया जाए और इम्प्रिजनमेंट की जगह पे जो मॉनेटरी पेनल्टीज हैं उनको बढ़ाया जाए। क्या कहता है कि जो फाइन्स हैं वो लगने चाहिए 5 लाख से 5 करोड़ के बीच में। पहले कितना था? 1 लाख रुपए तक का फाइन। लेकिन प्रपोज क्या किया जा रहा है? प्रपोज किया जा रहा है कि फाइन को बढ़ाओ 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक फाइन को बढ़ा दो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा क्राइम है, वो जो क्राइम है उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का फाइन होना चाहिए। जेल में मत डालो, पेनल्टी लगाओ। और दूसरा, ऐसा वायलेशन जो कि सीरियस इंजरीज या फिर डेथ में रिजल्ट करता है, उसको डील करो इंडियन पीनल कोड के तहत, जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 24 के साथ में रीड किया जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रपोज किया गया है? ये कहता है कि जो एयर प्रिवेंशन एक्ट है और जो वाटर एक्ट है, ये जितना भी डीक्रिमिनलाइजेशन है, ये इन दोनों एक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। एयर एक्ट और वाटर एक्ट में जो पनिशमेंट के प्रावधान है उनको भी डीक्रिमिनलाइज करो, और वहां भी फाइन्स बढ़ाओ, वहां भी मॉनेटरी पेनल्टीज को बढ़ाओ। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, ये बात करते हैं एक एडजुडिकेशन ऑफिसर के बारे में। ये जो एडजुडिकेशन ऑफिसर है, इसको अपॉइंट किया जाएगा टू एसेस एंड इम्पोज पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ये जो पेनल्टीज हैं, इनको इम्पोज करने की जिम्मेदारी किसकी? इस एडजुडिकेशन ऑफिसर की होगी। और जितनी भी पेनल्टीज कलेक्ट होंगी वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में। और ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड है, इसका पैसा यूज किया जाएगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आज की ये जो बातचीत है ये आपको समझ में आई होगी। देखो, ये जितनी भी बातचीत हमने की, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, ढंग से देखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।